हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे अगस्त 2023 का। 2023 में हमारे दो बार सीटेट हुआ था, तो हम अगस्त वाला आज सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 2024 का जनवरी वाला सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले आप 24 वाला भी एक बार सेट देख लीजिएगा। स्टार्ट करते 23 का सेट। क्वेश्चन नंबर 61। हमारे साइंस के क्वेश्चन 61 to 90 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। देखते हैं पूरे 30 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन क्या है? 61 है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चन आया हुआ है। असर्शन क्या गिवन है? स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड। और वो HCl एसिड किस में हेल्प कर रहा है? हमारी हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन होने में। रीजन क्या गिवन है इसका? डाइजेस्टिव जूसेस नीड्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको एसिडिक मीडियम चाहिए अपना काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, इसीलिए जो स्टमक है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। assertion is true and reason is true, and reason is the correct explanation of A. It means answer is answer number 4, option number 4। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 इज व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स या और जो ग्रीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लांट्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द प्लांट यूजेबल फॉर्म्स। इसीलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से कौन सी पोजीशन में स्प्रिंग में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल्स टू mgh। किसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी? जिसमें हाइट क्या होगी? 0। अगर हाइट 0 है, अगर कोई चीज़ अपने सरफेस पे ही पड़ी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि हाइट 0 है, राइट। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या गिवन है। फर्स्ट इज द स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। स्प्रिंग को ना ही कंप्रेस किया है हमने, ना ही पुल्ड आउट किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे ऐसी ही पड़ी हुई है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द स्प्रिंग इज कंप्रेस टू द मिनिमम एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। स्प्रिंग को हमने थोड़ा सा कंप्रेस किया है एकदम, लेकिन वो भी ग्राउंड पे ही है। द स्प्रिंग इज कंप्रेस टू मिनिमम एंड इज प्लेस्ड एट द हाइट। उसको स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, लेकिन वो कहाँ रखी है? एक हाइट पे हमने रख दी है, ठीक है। फोर्थ है, स्प्रिंग इज पुल्ड आउट टू द मैक्सिमम एंड इज प्लेस्ड एट द हाइट। स्प्रिंग को पूरा उसका मैक्सिमम हमने पुल आउट किया है और वो भी एक हाइट पे रखी है। तो इसमें सबसे कम क्या है? जहाँ पे स्प्रिंग ने कुछ काम ही ना किया हो, स्प्रिंग एज इट इज पड़ी हो, इट इज इन ऑप्शन नंबर 1। द स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस नॉर पुल्ड आउट। उसको ना ही कंप्रेस करा ना ही पुल करा, और वो ऐसे ही लाइंग ऑन द ग्राउंड। इसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 64। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं? सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स देखते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो अपने अंदर बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो कौन से एनिमल्स हैं? कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन से होंगे? एनिमल्स दैट आर एबल टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो एनिमल्स जो बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन कर पा रहे हैं वो हो गए वार्म ब्लडेड, और वो एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो हो गए कोल्ड ब्लडेड। जैसे वार्म ब्लडेड के एग्जांपल्स हो गए हमारे मैमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, एलिफेंट हो गया, बर्ड्स हो गए। कोल्ड ब्लडेड में क्या हो गया? हमारे फिशेस हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, ये सब क्या है? कोल्ड ब्लडेड। तो इसमें से देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच।
आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर है? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर यूज फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी यूनिट एक ही सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज हो रही है? सो इट इज ऑप्शन नंबर 2, केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वॉट सेकेंड। ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? एनर्जी की। ठीक है, और ये वॉट सेकेंड भी किसकी यूनिट है? ये दोनों की दोनों यूनिट है एनर्जी की। एक्सप्लेन करूँ एक बार कैसे। एनर्जी हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास U इक्वल्स टू mgh। ठीक है, अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, m क्या है? m फॉर मास, मास की यूनिट क्या हो गई? kg। g क्या है? एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट की यूनिट क्या हो गई? मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? एनर्जी की। एक बार काइनेटिक एनर्जी से भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हाफ कांस्टेंट है हमारा इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे सिर्फ। m फॉर मास, मास की यूनिट है kg, एंड v इज वेलोसिटी और स्पीड, राइट? उसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स ये हमें समझ आ गया ये किसकी यूनिट है? दोनों की दोनों एनर्जी की। अब वॉट सेकेंड देखते हैं। वॉट सेकेंड क्या होता है? वॉट सेकेंड इज पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम क्या है? अब एनर्जी का जो दूसरा एक और होता है पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट क्या है? वॉट, टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये क्या हो गया हमारा? वॉट सेकेंड। इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? समझ आ गया बिल्कुल? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शंस विद द सेट ऑफ वर्ड्स व्हिच वुड फिल द ब्लैंक्स करेक्टली इन द गिवन ऑर्डर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब आपके सीटेट में आपसे पूछने लगा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम अ फादर एंड एग सेल फ्रॉम अ मदर फ्यूज टू फॉर्म अ डब्लू। स्पर्म सेल और एग सेल दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं? दे विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब हम जाइगोट देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। 1 में भी है, 2 में भी है, थर्ड में नहीं है। थर्ड को कट कर दो पहले, फोर्थ में भी है। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई आंसर होगा। विच डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। The cells begin to develop into different organs and tissues. This developing structure called X. अब ये X क्या होगा? This developing structure को क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियो। क्या होगा हमारा ये? एम्ब्रियो। ठीक है, गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ, किसकी वॉल में एम्बेडेड होगा? यूट्रस की वॉल में। द स्टेज ऑफ X, X means embryo, in which all the body parts can be identified is called fetus. It means answer is option number 2, that is zygote, embryo, uterus and fetus. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फीजेबल। इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो फीजेबल नहीं है, जो नहीं हो पाएगी? देखो, हमें कैसे पता चलेगा ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हमारा जो ये वाला पार्ट है Fe, अगर Fe Pb को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद कंपाउंड बना लेगा FeSO4, इट मीन्स ये रिएक्शन हो जाएगी। इस टाइप से हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन तो हो जाएगी क्योंकि Fe जो है Pb से ज़्यादा रिएक्टिव है। CuSO4Al हो जाएगी क्योंकि जो Al है, Al इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu। एक मिनट, मैं आपको रिएक्टिविटी समझा देती हूँ, रिएक्टिविटी के बेसिस पे होगा। Fe मोर रिएक्टिव देन Pb, इट मीन्स ये रिएक्शन हो जाएगी। Al इज मोर रिएक्टिव देन Cu, इट मीन्स सेकेंड वाला भी हो जाएगा। Zn इज लेस रिएक्टिव देन Ca, इट मीन्स ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। एंड फोर्थ इज Mg इज मोर रिएक्टिव देन Zn, इट मीन्स ये भी रिएक्शन हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में पूछे गए नॉट फीजिबल, जो नहीं होगी, तो जो नहीं होगी वो कौन सी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, Zn प्लस CaSO4। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन, इनमें से कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? इस टाइप से। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा हमारा? इस टाइप से। तो ये भी क्या है हमारा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इट मीन्स हमारा ए भी स्ट्रेट लाइन है, बी भी स्ट्रेट लाइन है। सी क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे कर्व जाएगा। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, ये भी क्या होगा हमारा? नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स इसमें से कौन से हैं? ए एंड बी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए एंड बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड्स ए बी सी डी आर गिवन बिलो। अब ये 4 लिक्विड्स हैं ए बी सी डी, इनकी यहाँ पे डेंसिटी इज गिवन, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन इज an object that floats in liquid C may or may not float in liquid A. Option second, an object that floats in liquid A may or may not float in, देखो हमें ये सारे ऑप्शंस में ऐसे ही पूछ रहे हैं कि इसमें अगर फ्लोट कर रहा है तो इसमें करेगा या नहीं करेगा। तो हमें कैसे पता चलता है डेंसिटी क्या है? अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी, कोई ऑब्जेक्ट अगर सी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो वो मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए, अगर इसकी डेंसिटी इससे कम है तो वो उसमें फ्लोट नहीं, अगर इसकी डेंसिटी इससे कम है तो उसमें वो फ्लोट नहीं करेगा। सेकंड क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी, अगर ए में फ्लोट कर रहा है कोई, ए की डेंसिटी क्या है? 785 और बी की क्या है? 820, इसकी डेंसिटी तो ज़्यादा हो गई, इट मीन्स ये इसमें फ्लोट नहीं करेगा। फ्लोट करने के लिए डेंसिटी कम होनी चाहिए, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सिंक करेगा, कम होगी तो फ्लोट करेगा। थर्ड देखो, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी, कोई ऑब्जेक्ट जो लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड ए, वो ज़रूर से ज़रूर ए में करेगा नहीं, क्योंकि बी की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा, ये भी नहीं करेगा। नेक्स्ट इन एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी, जो ऑब्जेक्ट सी में फ्लोट करेगा वो श्योरली बी में भी फ्लोट करेगा नहीं। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। क्लियर है? इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 is again your assertion reason question. Assertion is electric current is a vector quantity. No, it is a scalar quantity. Electric current कौन सी quantity है? Scalar quantity. Reason is electric current is a quantity having magnitude as well as direction. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसके बाद भी ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जब इसके मैग्नीट्यूड का हम सम करते हैं तो वो जो सम होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सो इन दिस आंसर इज ए इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन देयर ओन डीएनए, इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका अपने पास खुद से डीएनए होता है? तो कौन से हैं? प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। और अगर नाम क्लोरोप्लास्ट तुम्हें कहीं पे मिल जाए तो क्लोरोप्लास्ट में भी अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो ए बी सी, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सही है? ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, ये सही बात है। जितने भी सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन बॉडी का ही कोई सेल लगा लो, ब्लड सेल लगा लो, तो वो माइक्रोस्कोपिक है, हमें ऐसे ही नहीं दिखता है। अगर हमारा खून बह रहा है ऐसा थोड़ी कि हमें सेल दिख रहे हैं कि कितने सेल बह रहे हैं, नो। एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, हम अपनी आंखों से ऐसे ही नहीं देख सकते। इट मीन्स ये तो बिल्कुल सही है। ऑल हैव सेल वॉल, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होती है? नहीं, सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है, एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, येस। लिविंग जो सेल होते हैं उसमें 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन, योर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है।
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 2 ए एंड डी। क्लियर है? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73, select the set that correctly matches the type of waste given in column A with the approximate time taken by it to decompose which is given in column A and B। अब इसमें हमें क्या देखना है? अप्रॉक्सीमेट टाइम हमें मैच करना है इसको डिकम्पोज करने का। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉटल हमें सबको पता है प्लास्टिक को बहुत सालों लग जाता है डिकम्पोज करने के लिए, इवन थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ईयर्स एगो बाद भी प्लास्टिक हमें एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बनाना पील देखें, सबसे पहले इसमें इजी फाइंड आउट करो अपने। बनाना पील को कितना टाइम लगता है? 1 to 2 वीक, 1-2 हफ्ते में बनाना पील पूरा अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, पेपर को कितना टाइम लगेगा? 10 से 30 दिन, 1 महीने के अंदर में पेपर भी हमारा डिकम्पोज हो जाता है। अब जो कॉटन शर्ट है, कॉटन शर्ट को कितना टाइम लगेगा? 4 साल के करीब, और जो सिल्क स्कार्फ है उसको 2 से 5 महीने। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा? फर्स्ट का क्या है? ए का फिफ्थ। ए का फिफ्थ किस में है? 2 में, या तो 2 या फिर 4th। अब उसके बाद बनाना पील का क्या लगाया था हमने? सेकंड। इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ए का 5, प्लास्टिक बॉटल इज सेवरल ईयर्स, सिल्क स्कार्फ, यहाँ पे ये गलत हो गया, सिल्क स्कार्फ है हमारा 4 ईयर्स, और कॉटन शर्ट होगा हमारा 2 to 5 months। हाँ, ये मिस्टेक हो गया इन दोनों में। प्लास्टिक बॉटल सेवरल ईयर्स, ए का 5, बी का 4 ईयर्स, सिल्क स्कार्फ इज 4 ईयर्स, कॉटन शर्ट हमारा 2 to 5 months, बनाना पील इज 1 to 2 वीक, एंड पेपर इज 10 to 30 days। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सही कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज 74, अ फेदर ऑफ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इट इज फाउंड टू फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक फेदर है जिसका मास है 15 ग्राम और उसको हमने किसी हाइट से नीचे ड्रॉप किया है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है पर तो फिर क्या होगा? जो उसका नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? 0। नेट फोर्स उस पर कुछ भी काम नहीं करेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना हमारा, तो ये उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 75, एन आयन X3 पॉजिटिव इज ऑब्टेन फ्रॉम एन एलिमेंट X। X से हमने क्या बनाया? X3 पॉजिटिव, जिसका एटॉमिक मास 27 है और एटॉमिक नंबर 13 है। अब इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा वही हमारा प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन क्या होगा हमारे यहाँ पे 13। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्योंकि 3 पॉजिटिव है, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर चुका है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 13 माइनस 3 इज 10। और जो हमारा न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स किसमें कितने होंगे? इसमें 14। तो ये कौन सा आंसर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 13, 10 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 76। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। हमें वो सेट बताना है प्लांट्स का जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर किस में है? इट इज़ मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट का रिपीट होता रहता है बार बार। ठीक है, आंसर इज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया। नेक्स्ट इज 77, करेक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, गलत स्टेटमेंट। फर्स्ट देखते हैं, क्लेई सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लूमी सॉइल। नहीं, ये तो गलत बात है। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्लेई सॉइल है वो बेटर एरेटेड है, उसमें एरेशन ज़्यादा है लूमी सॉइल से। नहीं, लूमी सॉइल में ज़्यादा एरेशन होती है, लूमी सॉइल में ज़्यादा एयर स्पेसेस होंगे जिससे कि एयर इजीली पास आउट हो सके। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्लेई सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू लूमी सॉइल। सही बात है, जो क्लेई सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू लूमी सॉइल। नेक्स्ट, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल इज बेटर देन दैट ऑफ लूमी सॉइल। जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, मीन्स जो क्लेई सॉइल है वो अपने अंदर वाटर को ज़्यादा होल्ड करके रख सकती है, ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रख सकती है एज कम्पेयर टू लूमी सॉइल। क्लेई सॉइल हमारी चिकनी मिट्टी।
नेक्स्ट इज द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लूमी सॉइल। उसका और जो क्ले सॉइल है उसका पार्टिकल साइज भी बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू लूमी सॉइल। समझ आया? सो आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड दैन लूमी सॉइल। Now the next question, question number 78. Which of the following substance are present on the rubbing surface of matchbox? ये इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी ये मैच बॉक्स के लिए पूछ लेता है, कभी ये मैच स्टिक के लिए पूछ लेता है। हम दोनों करेंगे। जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की सरफेस पे क्या लगा होता है? ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस। ठीक है, देखो एक बार इसको देखते हैं। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस। क्या होता है? पाउडर्ड ग्लास होता है उसमें और रेड फॉस्फोरस होता है माचिस के पैकेट पे। When the match is stuck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus। और हम जब माचिस को उस पर रब कर रहे हैं तो वो रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में चेंज हो जाता है, जो इमीडिएटली क्या कर लेता है? रिएक्शन करता है और वो कंबशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद, किससे एकदम से रिएक्ट करेगा? पोटेशियम क्लोरेट से। पोटेशियम क्लोरेट किस में प्रेजेंट है? हमारी मैच स्टिक में। Had to produce enough heat to ignite antimony trisulfide। और क्या प्रेजेंट है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन। और एक चीज प्रेजेंट होती है हमारी मैच स्टिक में, दैट इज सल्फर। तो 3 चीजें प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है हमारी मैच स्टिक में? पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड योर सल्फर। समझ आ गया? और मैच बॉक्स की रबिंग सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? हमारा ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। डैश एंड डैश सिक्रीट देयर हार्मोन। ए और बी अपने हार्मोन्स को तब सिक्रीट करेंगे व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी, जब इनको ग्लैंड सी से ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो ग्लैंड सी ऑर्डर कौन करेगा? कौन सा हमारी पूरी बॉडी में ऐसा ग्लैंड है जो ऑर्डर करेगा हार्मोन सिक्रीट करने के लिए? दैट इज पिट्यूटरी। इट मींस सी पार्ट में पिट्यूटरी ढूंढो, ये मिल गया पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी ऑर्डर करेगा जब एड्रिनल ग्लैंड को और थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, तभी ये दोनों हार्मोन रिलीज करेंगे। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और सारे ग्लैंड्स को यही ऑर्डर करेगा उनको हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, तभी हमारे और बाकी के सारे ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, थायराइड, एड्रिनल, सारे ग्लैंड्स तभी क्या करेंगे? अपना हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। द इमेज फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा इज रियल। जो इमेज बन रही है पिनहोल कैमरा से वो रियल बन रही है। आपने देखा 2024 में पेरिस्कोप का एक क्वेश्चन था, 23 अगस्त में पिनहोल कैमरा का एक क्वेश्चन है। तो इसीलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करना, एक बार एग्जाम में जाने से पहले अटेम्प्ट करना बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे सारे सीटेट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। उनको सबको पहले एक बार अच्छे से सॉल्व करो, समझ के जाओ। एग्जाम में से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं एज इट इज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा इज रियल। जो इमेज पिनहोल कैमरा बना रहा है वो कैसी बना रहा है? रियल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर्स सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन दे रहा है? लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन एंटरिंग अ स्मॉल ओपनिंग। नो। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। येस। मैंने पिनहोल कैमरा की यहाँ पे फोटो भी लगाई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये पिनहोल कैमरा है हमारा ब्लैक कलर का। ठीक है, पिनहोल कैमरा के बाहर हमने एक बॉटल रखी है। अब हम बॉटल की इमेज पिनहोल कैमरा में देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट द लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है यहाँ पिनहोल कैमरा में? स्ट्रेट लाइन में। और इसी लाइट ट्रैवल कर रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में, इसी की वजह से पिनहोल कैमरा कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज। इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, बॉटल का जो अप है वो नीचे की तरफ है और जो बॉटल की डाउन साइड है वो ऊपर की तरफ है। इस टाइप की इमेज को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। सो पिनहोल कैमरा मेक्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग।
इसमें से हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन बताना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन मीन्स जिसमें बच्चा अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज़ कर सके, जिसमें वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ कर सके, ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे सके, ठीक है, जिसमें एक जो आंसर है वो सिर्फ यस और नो या सिर्फ वन वर्ड आंसर ना रह जाए, बच्चा अपनी थिंकिंग यूज़ करे, अपने आइडियाज़ बताए। तो क्या क्वेश्चन हो सकता है ये, वाई कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, यस ये हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेलुलोज मेड ऑफ, नहीं ये तो एक ही वन वर्ड आंसर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट, सॉरी वेट अ मिनट, एक मिनट दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। वाई कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमंस डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते सेलुलोज, ये तो हम बस बता सकते हैं ना ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते, तो इसका साइंटिफिक रीजन है, हम दे सकते हैं, इसका मतलब ये तो ओपन एंडेड नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेलुलोज मेड ऑफ, सेलुलोज किसका बना है, ये भी हमारा वन वर्ड क्वेश्चन है, ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेलुलोज, क्या हो सकता है अगर ह्यूमन डाइजेस्ट करे सेलुलोज, ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें बच्चे अपना आइडियाज लेकर आएगा कि ऐसा क्या होगा, बच्चे को यहाँ पे करके हमने एक सिचुएशन दे दिया, वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप इमेजिन करेगा और अपने आप फिर वो आइडियाज लेकर आएगा। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नेम एनी 5 ऑर्गेनिल्स दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, ये भी नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस करंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल्स, इनमें से कौन सा सही है। साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस, ऐसा होता है क्या, नहीं, साइंस और मैथ्स एक साथ थोड़ी पढ़ाए जाते हैं कि एक क्लास बनाते हैं उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा तो नहीं होता। नेक्स्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस, ये तो बिल्कुल सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम एक साथ ही पढ़ाते हैं बच्चे को, हमारे पास एक ही बुक है बच्चे के पास साइंस की जिसमें तीनों के तीनों होते हैं। नेक्स्ट है, साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस, और प्राइमरी क्लासेस में क्लास 5 तक साइंस और सोशल साइंस को इंटीग्रेटेडली पढ़ाया जाता है एज ईवीएस। इट मीन आंसर कौन सा ठीक है इसमें, बी एंड सी, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 83, a group of students is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap in a water, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें वो पानी का टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टैप वाटर लिया है उन्होंने एक बीकर में और उसका बॉइलिंग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल इंडिकेटर टू असिस्ट देम ऑन दिस टास्क, इनमें से कौन सा सुटेबल इंडिकेटर नहीं है। फर्स्ट इज पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर, जो लीस्ट काउंट है थर्मोमीटर की उसको अटेंशन देना चाहिए, उसको देखना चाहिए पहले ही, ये तो ठीक बात है, तो करना चाहिए। नेक्स्ट इज एंश्योर दैट द थर्मोमीटर डज नॉट टच द वॉल्स ऑफ बीकर, ये भी सही है, बच्चों को ये देखना है कि थर्मोमीटर का जो टिप है वो वॉल्स को नहीं टच करे, अदरवाइज तो रीडिंग सही नहीं आएगी उनकी। मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, तो उसको भी मेजर करना है। नेक्स्ट, यूज अ स्टैंड टू सस्पेंड अ थर्मोमीटर, नहीं ये गलत है, हाँ उनको कोई स्टैंड नहीं लगाना है कि थर्मोमीटर को स्टैंड में लगा दिया और वो अपने आप मेजर कर रहे हैं, नो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, which of the following cannot be considered as a valid reason for including socio scientific issues such as the GM food, GM food क्या होता है, genetically modified food in the school science curriculum, इनमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है कि हम ऐसी चीज़ें स्कूल साइंस करिकुलम में यूज़ करें। फर्स्ट इज डेवलप आर्ग्यूमेंटेशन स्किल, ये तो सही है, आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स क्या, लॉजिकल स्किल, बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग आ रही है, वो तर्क कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, तो ये तो ठीक है, ये तो अच्छा रीज़न है इसको पढ़ाने का, इस टाइप के टॉपिक्स को। हमसे पूछे कौन सा अच्छा रीज़न नहीं है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस, बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ आएगी कि साइंस का क्या क्या नेचर है, कैसा नेचर है, कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे उसको थ्योरी डिस्कवरीज होती है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड रीज़न। नाउ द थर्ड इज डेवलप्स द कैपेसिटी टू इंगेज इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, येस ये तो बहुत बढ़िया है कि उनको इंगेज कर रहा है इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग,
मतलब जो भी वो रीजनिंग कर रहे हैं वो एविडेंस के बेसिस पे करें, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने कह दिया या तुमने कह दिया तो उन्होंने बच्चों ने बात मान ली। फोर्थ इज हेल्पफुल इन अप्रिशिएटिंग साइंस इज अ डेफिनेटिव डिसिप्लिन, नो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7 अ टीचर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटी विद हर स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन पढ़ाने के बाद एक टीचर ने एक एक्टिविटी की क्लास 7th में। क्या किया? दे टेक 3 टेस्ट ट्यूब, उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ली एंड फिल 3/4 ऑफ ईच विद द वाटर, और 3/4 उसमें पानी भर लिया तीनों में। द टेस्ट ट्यूब आर लेबल्ड एज ABC, और तीनों टेस्ट ट्यूब्स को ABC करके उन्होंने लेबल कर दिया। दे पुट अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A, अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B, एंड इन C दे कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। एक में स्नेल रखा, इस एक में वाटर प्लांट रखा, और थर्ड वाली में उन्होंने स्नेल और प्लांट को दोनों को रख दिया। द टीचर देन आस्क्ड द स्टूडेंट विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब टीचर क्या पूछ रही है बच्चों से कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी CO2 की। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा किस में होगी? सो विच प्रोसेस स्किल इज द टीचर एम्फेसाइजिंग इन दिस केस। इसमें टीचर कौन सी प्रोसेस स्किल पे एम्फेसाइज कर रहा है? ऑप्शन है प्रेडिक्टिंग, एस्टिमेटिंग, मेजरिंग या क्वेश्चन रेजनिंग। बट क्वेश्चन रेजिंग बच्चे क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं ना, हाईएस्ट कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं वो CO2 किस में ज़्यादा है, तो आंसर इज मेजरिंग। वो किस पे फोकस कर रहे हैं? मेजरिंग स्किल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। Which of the following is not correct in respect of the activities suggested as a part of extended learning in textbook? इनमें से कौन सी एक्टिविटी सही नहीं है एज अ पार्ट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए? फर्स्ट इज दीज आर इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रंस रेपर्टोयर ऑफ नॉलेज एंड स्किल। ये तो ठीक है, ये वैल्यू एडिशन कर रहे हैं बच्चों की नॉलेज में, स्किल्स में। सेकेंड इज दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन के लिए इम्पॉर्टेंट बेसिस है? नो, हम कोई भी चीज़ बच्चे के इवैल्यूएशन के लिए या इन सब चीज़ों के लिए नहीं करते। हम उसको इसलिए नहीं सिखा रहे कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन के लिए, नहीं। Next is some of these required students to collect information of various kinds and draw conclusion on their own। इनसे क्या हो रहा है, कुछ इन स्किल्स से बच्चे अपने आप इंफॉर्मेशन अपने आप से कलेक्ट करेंगे, अपने कंक्लूजन्स निकालेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज सम ऑफ दीज एनहांस चिल्ड्रंस इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। ये भी अच्छी बात है, बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे, फिर अपनी फाइंडिंग्स निकालेंगे। दिस इज ऑल्सो गुड। So answer is option number 2 in this case. They form an important basis of students' evaluation. Now the next question, question number 87 is, which of the following are ordinarily not implied in context of content validity of science curriculum? इसमें से कौन सा not implied in the context of content validity के लिए नहीं है of science curriculum? That the content is updated. कंटेंट आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, ये तो ठीक है। द कंटेंट आर ट्राइबलाइज्ड फॉर सम लर्नर्स, ये भी ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 88। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग? टीम टीचिंग के लिए कौन सा सुटेबल रेशनल है यहाँ पे? इट इज इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर लार्ज साइज क्लासरूम, क्योंकि ये लार्ज साइज बहुत सारे बच्चे अगर क्लासरूम में, तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, इसलिए टीम टीचिंग कराते हैं। नहीं। इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एक्सपर्टीज, क्योंकि बच्चों को बेनिफिट कर रही है कि उनकी डाइवर्स जो एक्सपर्टीज है वो निकल कर आए। येस। इट मेक्स द टास्क ऑफ असेसमेंट ईजियर, क्योंकि वो जो हमारा असेसमेंट का टास्क है वो ईजी कर रहा है, इसलिए हम टीम टीचिंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट इज इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। ये भी ठीक है, लेकिन हमारे पास ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो हम बेटर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये बच्चों की जो डाइवर्स एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे किसी और चीज़ में उसकी स्किल्स अच्छी है, दूसरे बच्चे की किसी दूसरी चीज़ में अच्छी है। अगर टीम टीचिंग करेंगे तो बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे की एक्सपर्टाइज निकल कर आएंगी और वो उनको अंडरस्टैंड करेंगे। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। Which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation
reflection in spherical mirrors in class 7 students. इनमें से कौन सी एक्टिविटी अच्छी होगी अगर बच्चों को हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं इन स्फेरिकल मिरर्स इन क्लास 7? अगर हम क्लास 7 में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी होगी? फर्स्ट इज स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व देयर इमेजेस एट वेरियस पोजीशंस इन प्लेन मिरर. बच्चों से कहा जाए कि अपनी इमेजेस को ऑब्जर्व करो वेरियस पोजीशंस इन प्लेन मिरर में, लेकिन हमें पढ़ाना तो स्फेरिकल है, तो ये तो सही नहीं है. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले विद शाइनी स्टील स्पून्स एंड ऑब्जर्व देयर इमेजेस इन इट. यस, ये हो सकता है कि हम बच्चों से कहें कि अपने लंच बॉक्स में से अपनी अपनी स्पून्स निकालो और उनका जो शाइनी सरफेस है, उनका जो कर्व सरफेस है, उसमें अपनी इमेजेस ऑब्जर्व करो. ये क्यों है सही? क्योंकि जो उनका शाइनी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, वो फिर क्या है, वो इट इज लाइक अ स्फेरिकल मिरर. तो ये तो हम कर सकते हैं और इसमें बच्चे फुली एंगेज्ड भी हैं. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बच्चों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाओ. नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्लास 10th का टॉपिक है, 7th के बच्चों को तो समझ भी नहीं आएगा, तो ये तो नहीं. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम. रे डायग्राम बताओ बच्चों को. नहीं, हम क्या करेंगे? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले विद द शाइनी स्टील स्पून्स एंड ऑब्जर्व देयर इमेजेस इन इट. हमें बच्चों को क्लास में इंगेज करना है, और इंगेज का मतलब ये नहीं हम किसी में भी कर रहे हैं. इंगेज हमें पॉजिटिव वे में करना है जिससे कि हमें आउटपुट निकले, बच्चे को सीखें. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. Which of the following is not implied by the statement good science education is true to the child, true to life and true to discipline? जो एक गुड साइंस एजुकेशन है वो चाइल्ड के लिए ट्रू है लाइफ के लिए, एंड ट्रू टू द डिसिप्लिन. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको नहीं बताता है? साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट्स एक्वायर द प्रोसेसेस ऑफ साइंस. जो साइंस एजुकेशन है वो बच्चे को साइंस के जो प्रोसेस है उनको एक्वायर करने में हेल्प कर रही है. यस, इट इज ट्रू. Next is science education should build a link between the child and his or her environment. जो साइंस एजुकेशन है वो लिंक बना रही है बच्चे में और उसके एनवायरनमेंट में. ये तो बिल्कुल सही है, हम यही तो सीखते हैं. नेक्स्ट इज साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट्स टू रिमेन डिसिप्लिन्ड इन स्कूल. नहीं, साइंस एजुकेशन ये थोड़ी कह रही है कि स्कूल में ही डिसिप्लिन सिखा रही है, बाहर जाके तुम कुछ भी करो, बस स्कूल में डिसिप्लिन रहो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रही साइंस एजुकेशन. Next is science classroom practices should be developmentally appropriate. जो science classroom practices होनी चाहिए वो developmentally appropriate होनी चाहिए. This is also true. So the answer is option number 3 in this case. I hope you like the video. If you like the video, then press the like button. Subscribe the channel for the more videos. Okay, bye bye.